हेलो एवरीवन, दिस इज मई सोनी, डायरेक्टर महिंद्रा लॉ इंस्टीट्यूट। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर लिया तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। हमने सेल ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग 2 वीडियोस डाली हैं, जिनके अंदर पहली में इंट्रोडक्टरी पार्ट और गुड्स की डेफिनेशन के रिगार्डिंग और दूसरी के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स के रिगार्डिंग हमने समझ लिए थे। आज जो वीडियो है वो आपकी रहेगी स्पेशली आप एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करने के लिए जितने आपके एसेंशियल एलिमेंट्स हैं उनके रिगार्डिंग। जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है वो आपका इम्प्लाइडली 2 चीज़ों को इंक्लूड कर रहा है। पहला आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की रिगार्डिंग और दूसरा आपका कोई एग्रीमेंट टू सेल को भी बात कर लेगा। मतलब जो एग्रीमेंट टू सेल है वो भी और आपका जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है उन दोनों चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे। जो सबसे पहले आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जैसा पहले पढ़ लिया था कि आपकी एक कोई एग्जिस्टिंग गुड्स के रिगार्डिंग बात करेगा। मतलब ऐसी कोई प्रॉपर्टी जो आपकी आज आपकी प्रेजेंट में आपके पास वो प्रॉपर्टी है, उसके रिगार्डिंग 2 पर्सन्स आएंगे, एग्रीमेंट कर लेंगे कि हमने बेचना है, फिर उसको परफॉर्मेंस कर लेंगे। उस एग्रीमेंट को जब आप एनफोर्समेंट करवा लोगे लो की, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब प्रेजेंट के अंदर ही सारे काम आपको कंप्लीट कर लेनी है। वो सारी फॉर्मेलिटीज़ जो आपके एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए चाहिए, वो सारी आप प्रेजेंट में परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। और दूसरा आपका एग्रीमेंट टू सेल, मतलब जहाँ पे कि जब कोई भी प्रॉपर्टी आपकी एग्जिस्टेंस में नहीं है, फ्यूचर में किसी डेट पे आपके पास या तो एक्वायर करोगे उस प्रॉपर्टी को, या फिर आप उस प्रॉपर्टी को मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस करोगे। वो प्रॉपर्टी जब आपके पास आएगी तब आप उसको परफॉर्म कर पाओगे। मतलब आज के टाइम पे तो सिर्फ आप उसको क्या कर रहे हो, फ्यूचर गुड्स के रिगार्डिंग सिर्फ एक एग्रीमेंट किया जा रहा है। मतलब कुछ करना बाकी है अभी ना, या तो आपको प्रोडक्शन करना बाकी है तो उसको आप बोलते हो एग्जीक्यूटरी, जहाँ पे कुछ करना बाकी हो। वेयर रिमेन्स समथिंग टू डू है ऑन द पार्ट ऑफ एनी पार्टी, किसी भी पार्टी के पार्ट पे अगर कुछ भी करना बाकी रह गया तो वो आपका एग्रीमेंट टू सेल में आएगा। जहाँ पे मतलब कि अगर सेलर है वो प्रॉपर्टी को क्या करोगे, डिलीवरेबल स्टेट में डालोगे ना, उसके बाद तो बायर खरीदने आएगा। जब बायर है उसने अपनी प्रॉपर्टी को स्पेसिफिक कर दिया, लेकिन वो अभी डिलीवरेबल स्टेट के अंदर नहीं है, मतलब कुछ करना अभी बाकी है ऑन द पार्ट ऑफ द सेलर, तो वो आपकी एग्रीमेंट टू सेल में आएगी। यहाँ पे आप एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसको बोल सकते हो। दूसरा बोलते हो कि जब आपने सारी जितनी परफॉर्मेंस करनी है, जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं उनको आप कंप्लीट कर चुके, वो आपका एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आएगा। मतलब वहाँ पे कुछ भी करना किसी भी पार्टी के पार्ट पे रिमेन्स नहीं रह गया है, वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसके अंदर आपके 4 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स की बात करेगा परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। तो पहली आपकी बात कर रहा है पार्टीज। जैसा पार्टीज सबको पता है कि कौन कौन सी पार्टी हो सकती हैं। अब कोई कॉन्ट्रैक्ट करना है, 2 ही पार्टी रहेंगी कि या तो बायर होगा या तो सेलर बनेगा। अब जो बायर है उसकी डेफिनेशन दे रखी है सेक्शन 2 फर्स्ट क्लोज के अंदर, जो बात कर रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जो या तो किसी प्रॉपर्टी को गुड्स को खरीद रहा है या फिर एग्रीज टू बाय ए गुड कर रहा है, कि या तो वो खुद खरीद रहा है, मतलब प्रेजेंट की बात हो रही है आपके कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की, या फिर वो एग्रीमेंट कर रहा है कि आने वाली किसी भी फ्यूचर डेट पे इस प्रॉपर्टी को मैं खरीद लूंगा। वो जो खरीदार है उसको बोलते हैं कि आप कि वो बायर है। और जो दूसरा पर्सन सेलर 2 के क्लॉज 13 के अंदर जो दे रखा है, वो ऐसा कोई बंदा या तो प्रॉपर्टी को आज की डेट में बेच रहा है या फिर एग्रीमेंट टू सेल कर रहा है कि आने वाली किसी फ्यूचर डेट के ऊपर जब वो प्रॉपर्टी मैं एक्वायर कर लूंगा, प्रोड्यूस कर दूंगा या फिर उसका मैन्युफैक्चर जब कंप्लीट कर दूंगा, उसके बाद मैं उसकी डिलीवरी करूंगा, तो वो बंदा आपका सेलर कहलाएगा। अब जनरली एक क्वेश्चन रहता है कि क्या एक पर्सन खुद ही बायर और खुद ही सेलर हो सकता है? एक सिंगल पर्सन है, वो क्या खुद ही अपनी प्रॉपर्टी को खरीद लेगा? एक जनरल रूल तो यही है कि देयर मस्ट बी 2 पर्सन्स कॉल्ड एज द बायर और द सेलर, कि या तो बायर और सेलर आपके दोनों पार्टीज होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसा जनरल रूल है, उसकी एक्सेप्शन भी ऑलवेज मिलती है। अब यहाँ पे अगर एक ही पर्सन है सिंगल, वो अपनी प्रॉपर्टी को बेच रहे हो और अपनी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हो, वो कैसे पॉसिबल होगा? मतलब कि ए एक पर्सन है, एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं, ए एक पर्सन जिसकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट ने फोरफिट कर ली, या तो फोरफिट कर ली है या फिर उसको अटैच कर लिया। अब अटैच कर लिया, इसका मतलब जो टाइटल टू द गुड्स था, जो उस पर्सन का था, उसको ट्रांसफर कर चुके आप गवर्नमेंट के पास उसका टाइटल चला गया। अब वो जो गवर्नमेंट है वो क्या करेगी, उस प्रॉपर्टी को नीलामी करेगी, मतलब ऑक्शन सेल कर रही है। अब उस ऑक्शन सेल के अंदर जिस बंदे की प्रॉपर्टी थी वो खुद अपनी प्रॉपर्टी को खरीद लेगा। समझ रहे हो? मतलब जहां पे गवर्नमेंट ने फोरफिट करके उस प्रॉपर्टी की अगर ऑक्शन सेल कर रहे हो, तो जिस प्रॉपर्टी का
ऑक्शन कर रहे हो, उसका जो रियल ओनर है जिसके नाम पे उसका अभी टाइटल है, वो बंदा अपनी प्रॉपर्टी को अगेन खुद खरीद सकता है, जितनी भी उसके ऊपर बोले लगेगी वो सारा अमाउंट पे करके। पे करोगे इसका मतलब आप अमाउंट पे करना, आपका जो आपकी थर्ड कंडीशन है प्राइस के रिगार्डिंग बात करेगा। जो आप गवर्नमेंट को प्राइस दे के अपनी वापस प्रॉपर्टी को खरीद रहे हो, वो आपका एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर भी आ जाता है कि गवर्नमेंट के पार्ट पे उसको सेल किया गया है और प्रॉपर्टी ऑन द पार्ट ऑफ द रियल ओनर, उसने खुद ने खरीद ली है वो प्रॉपर्टी। तो एक पर्सन अपनी प्रॉपर्टी को ऐसी किसी सिचुएशन के अंदर वो खरीद सकता है, अदरवाइज उसको अलाउड नहीं किया जाएगा कि आप अपनी ही खुद की प्रॉपर्टी को आप खरीद लो। अब इसके अंदर एक एग्जांपल है कि अगर ए और बी एक पार्टनरशिप फर्म को क्रिएट कर रहे हैं, उस टाइम पे उन्होंने क्या किया कि एक एग्रीमेंट, जनरल आपको पता है कि जैसे जिस भी टाइम पे आप क्रिएशन ऑफ द पार्टनरशिप करते हो उस टाइम पे एग्रीमेंट रहता है कि आप कितने रेशियो में अपना कंट्रीब्यूशन दोगे, कितना उसके अंदर जितने भी एसेट्स आएंगे उनको जब आप बांट लोगे आपस में तो कितने % पे आप बांटोगे। तो जो एग्रीमेंट था वो था 50 के रिगार्डिंग। मतलब आपकी एक दूसरी कंडीशन ये भी रहती है ना कि जहाँ पे आप फिक्स नहीं करते वहाँ पे 50% रहेगा, जहाँ पे फिक्स कर लिया एज पर रेशियो रहेगा। तो जहाँ पे उन्होंने फिक्स नहीं कर रखे, अब आप कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है उसको आप खत्म करना चाह रहे हो। खत्म करने के टाइम पे क्या करोगे, जो भी प्रॉपर्टी, जो भी एसेट्स उस पार्टनरशिप फर्म के रिमेन्स रह गए उसको आप आपस में 50% शेयर के ऊपर आप उसको कंट्रीब्यूशन कर रहे हो। तो वो कंट्रीब्यूशन करना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में नहीं आएगा, क्योंकि वो आपके खुद के राइट्स हैं, खुद के ही एसेट्स हैं, उनको आपस में बांट लेने का आपका एक लायबिलिटी और एक राइट भी है आपका अंडर द पार्टनरशिप एक्ट, लेकिन वो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर नहीं डाल पाओगे। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल है, जैसे ए और बी दो बंदे हैं, उनने मिलके एक गाड़ी खरीद ली, 10 लाख रुपए लगाए और एक गाड़ी लेके आए। अब गाड़ी 2 साल चला ली, 2 साल के बाद जो बी पर्सन है वो अपने हिस्से की गाड़ी को बेचना चाह रहा है किसी थर्ड पर्सन को। जो बी है अपने हिस्से की कार किसी थर्ड पार्टी को बेचना चाह रहा है, तो ए बोलता है कि किसी थर्ड पर्सन को दूंगा फिर पार्टनरशिप में रहेगी, इससे अच्छा है कि मैं ही रख लेता हूँ, जितना अमाउंट है मैं तेरे को पे कर दूंगा। अब जो पे करने का उसका एग्रीमेंट है, या फिर वो उसी टाइम पे जो वो प्रॉपर्टी के जितने पैसे, मतलब उस कार के जितने पैसे उसने मांगे वो दे रहे हैं, तो वो प्रॉपर्टी को खरीद सकता है। वो उसकी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के रिगार्डिंग बात करेगी। मतलब एक बंदा अपने को ओनर की प्रॉपर्टी को वो सारा मार्केट वैल्यू पे करके उस प्रॉपर्टी को खरीद सकता है, वो आपकी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आ जाएगा। वहाँ पे उनको सेलर और बायर की ही डेफिनेशन के अंदर हम लोग डिस्कस कर लेंगे। दूसरा जो मेन इंग्रेडिएंट बात कर रहा है वो आपकी बात करता है ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी। अब जो ट्रांसफर ऑफ द प्रॉपर्टी है उसका मतलब यहाँ पे पोजेशन के रिगार्डिंग बात कर रहे हो या फिर ओनरशिप के रिगार्डिंग बात कर रहे हो। यहाँ पे बात कर रहे हो आप ओनरशिप की, कि कोई ऐसा बंदा जिसके नाम पे उस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री है, जिसके नाम पे उस बंदे को टाइटल टू द गुड्स दिया गया है, अब वो अपनी टाइटल ऑफ जो गुड्स हैं उसको ट्रांसफर कर रहे हो किसी दूसरे पर्सन को। जो प्रॉपर्टी है उसकी डेफिनेशन आपकी 2 के क्लॉज 11 में दे रखी है, जहाँ पे आप बात करते हो या तो स्पेसिफिक गुड्स की, स्पेशल गुड्स की, या फिर आप जनरल गुड्स की। अब दो प्रॉपर्टी रहती हैं, या तो आपकी जनरल प्रॉपर्टी है जो स्पेशल प्रॉपर्टी। अब जो जनरल प्रॉपर्टी वो कौन सी है कि जहाँ पे एक रियल ओनर जिस प्रॉपर्टी को रिटेन करके बैठा है वो उसके लिए एक जनरल प्रॉपर्टी है। आप हो, आपकी स्कूटी है, आपकी गाड़ी है, आपके पास आपका घर है, जो भी चीज़ आपकी रहेंगी वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जनरल प्रॉपर्टी है आपके लिए। अगर आप उस प्रॉपर्टी को मेरे को अगर आप बेलमेंट पे दे रहे हो या फिर उसको प्लेज कर दे रहे हो मेरे को, तो वो मैं क्या होगा, मेरे लिए वो प्रॉपर्टी आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी बन जाएगी, आपके लिए वो अभी भी जनरल प्रॉपर्टी है। अब इनमें मेन डिफरेंस क्या है कि जनरल प्रॉपर्टी कौन सी, ऐसी कोई जनरल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर उस बंदे का हर तरीके का राइट है कि वो उस प्रॉपर्टी के साथ कुछ भी करे। अपनी प्रॉपर्टी है डिस्ट्रॉय कर दो, आप आपका मोबाइल है आप तोड़ दो, अपनी प्रॉपर्टी को आप यूज़ कर सकते हो, उसको मोबाइल को यूज़ करो, या फिर अपना जो स्कूटी है उसको यूज़ कर लोगे। दूसरा बोलता है टू सेल, अपना आपका ही राइट है कि उसको आप सेल भी कर सकते हो, प्लेस कर सकते हो, या फिर उसकी बेलमेंट कर सकते हो किसी अदर पर्सन्स को। अब ये सारे काम कौन करेगा, ओनर कर सकता है ये सारे काम, क्योंकि उसकी अनलिमिटेड पावर दे दी कुछ भी करने की, खुद की प्रॉपर्टी आपकी मर्जी, आप कुछ भी करते रहो। तो जहाँ पे आपके बंच ऑफ राइट्स की बात करोगे वो चीज़ आपकी जनरल प्रॉपर्टी के अंदर आएगी, और जहाँ पे आप लिमिटेड पावर्स की बात करोगे, जहाँ पे आपको लिमिटेड राइट दिए गए कि अगर आपने जिनकी जनरल प्रॉपर्टी है वो ओनर है और उसने अपनी प्रॉपर्टी को प्लेस कर दिया किसी दूसरे पर्सन को, या फिर उसको बेलमेंट पे बेली को दे रहे हो, तो जो बेली है उसके सिर्फ लिमिटेड राइट रहेंगे, या तो उसको रिटेन करेगा वो, या फिर उसको सिर्फ यूज़ करने का राइट है, उसको वो सेल नहीं कर सकता, या फिर उनके बीच में जिस एग्रीमेंट के ऊपर वो प्रॉपर्टी आपने बेल कर दी थी
वो प्रॉपर्टी आप सिर्फ उस पर्पज से ही यूज़ करोगे, उसके कंट्रेरी किसी भी अदर पर्पज़ के लिए उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आपके लिमिटेड राइट्स हैं यूज़ करने के या फिर रिटेन करने के, वो आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी, और जहाँ पे अनलिमिटेड पावर है मतलब बंच ऑफ राइट्स जो आएंगे वो आपकी जनरल प्रॉपर्टी के अंदर इंक्लूड कर लोगे। अब तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो आपका बात कर रहा है प्राइस की। प्राइस कौन से सेक्शन में? सेक्शन 2 के क्लोज 10 के अंदर डिफाइन किया गया, जो बोलता है कि आपकी मॉनेटरी कंसीडरेशन होनी चाहिए, मनी ही दोगे, आप पैसे दोगे तभी वो गुड्स को आप खरीद पाओगे। अब एक बार्टर सिस्टम होता था, वस्तु के बदले में कोई भी वस्तु देना, मतलब गुड्स की जगह पे गुड्स दे देना। खेतों के काम करवा लेते हो किसी मजदूर से, उसको क्या कर रहे हो, काम के बदले में आप उसको गेहूं दे रहे हो, तो वो जो है वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर नहीं आएगा। जब वो बंदा उस प्रॉपर्टी को खरीदेगा, उस गेहूं को खरीद रहा है और उसके बदले में आपको पे कर रहा है सिर्फ मनी, तब वो उसको प्राइस की डेफिनेशन में डाल दोगे। लेकिन एक इसका भी एक्सेप्शन है। जैसे एक एग्जांपल है कि आप अपनी पुरानी गाड़ी को दिवाली पे या फिर किसी भी फेस्टिवल के ऊपर एजेंसी में जाओगे और उसको वो गाड़ी आप दे के उसके बदले में नई गाड़ी लेके आते हो। अब तो जो पुरानी गाड़ी की आपकी वैल्यू 5 लाख रुपए है, नई लेके आ रहे हो आप 10 लाख की, तो आप क्या कर रहे हो, 5 लाख रुपए की गाड़ी उनको दे दी, 5 लाख आप उसको कैश दे के आओगे, तो वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आ जाएगा, जहाँ पे आप पार्टली गुड्स के पे करोगे और पार्टली आप मनी कंसिडरेशन के रूप में पे करोगे। वो आपकी वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, उसको भी हम लोग प्राइस की डेफिनेशन में इंक्लूड कर लेते हैं। लेकिन एक और रूल है कि जहाँ पे आप बिना कंसीडरेशन के आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर पाओगे, वो आपका इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट रहता है, वॉइड रहता है जनरली। मतलब आप चैरिटी के पर्पज से क्या है कि उस प्रॉपर्टी को आप यूज नहीं कर सकते, चैरिटी के पर्पज से उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो किसी भी अदर पर्सन को। चैरिटी यहाँ पे अलाउड नहीं होगी, प्राइस के अंदर आप सिर्फ मनी को इंक्लूड करोगे, बार्टर सिस्टम आपका अलाउड नहीं करा जाएगा। सिर्फ आप पार्टली गुड्स और पार्टली मनी जो है आप कैश में दे रहे हो, उनको हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं। अब जो गुड्स के बदले में गुड्स दे रहे हो वो आपकी टोटली एक्सचेंज की बात करेगा, मतलब जहाँ पे एक्सचेंज है, टोटल एक्सचेंज, वहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की डेफिनेशन में नहीं डालोगे, वो टीपीए में दे रखा आपका एक्सचेंज, उसमें चले जाओगे। लेकिन यहाँ पे क्या है, पार्टली एक्सचेंज की बात कर रहे हो, जहाँ पे पार्टली एक्सचेंज है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के डेफिनेशन में आ सकता है। लास्ट आपका पॉइंट बात कर रहा है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर डिफाइन कर रखे हैं। सेक्शन 11 के अंदर, 10 के अंदर की पार्टीज आपकी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, साउंड माइंड का पर्सन होना चाहिए, प्लस आपकी मेजोरिटी जो एज हैं उन सबको आप डिफाइन करोगे, फ्री कंसेंट होना चाहिए। जो आप एग्रीमेंट टू सेल करोगे पहले, उसके रिगार्डिंग आप पहले आप ओरली या फिर रिटर्न के अंदर कर सकते हो, या फिर इसके अंदर आप पार्टली रिटर्न और पार्टली ओरल भी आप उस एग्रीमेंट को परफॉर्म कर सकते हो। तो ये सारे के सारे जितने भी, और एक जिसके अंदर सेक्शन के अंदर बता रखा है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर कि जो आप एक पार्टी उसके अंदर ऑफर करेगी, दूसरी उसको एक्सेप्ट कर लेगी, उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस करी जाएगी, एग्रीमेंट होगा, कंसीडरेशन दोगे, फिर उसको परफॉर्म करवाओगे, परफॉर्म करोगे तो वहाँ पे आपको ज़रूरत है इन्फोर्सिएबिलिटी लॉ की, तो एनफोर्सिएबल बाय लॉ करवा लोगे, तब जाके आपका वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिडली तरीके से परफॉर्म होगा, तब आप मानोगे कि वो आपका वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट आपके प्रेजेंट होने चाहिए किसी भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को परफॉर्म करने के लिए। अब एक एग्जांपल है, जैसे स्पेशल प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग रह गया था। अब आपकी वॉच खराब होगी तो आप ठीक करवाने के लिए, या फिर आपने जो मोबाइल है उसको आप किसी भी तरीके से यूज़ कर रहे हो, वो तो आपकी जनरल प्रॉपर्टी है कि किसी भी तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हो। लेकिन स्पेशल प्रॉपर्टी किसके लिए बनेगी, जब आपने वो मोबाइल तोड़ दिया, कुछ और कर दिया, अब उसको रिपेयरिंग के लिए जिसके पास दे के आओगे, तो जो रिपेयर करने वाला पर्सन है उसके लिए वो आपकी स्पेशल प्रॉपर्टी बन गई, क्योंकि उसका सिर्फ राइट कितने का है, कब तक का राइट है, या तो उसको ठीक करने का, ठीक करने के बाद अपने पास सिर्फ वो रिटेन करने का राइट है उसका, कब तक, जब तक आप उसको उसका रिपेयरिंग का पेमेंट आप नहीं कर देते तब तक उसको वो रिटेन कर सकता है, यूज़ कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, उससे फालतू वो कुछ भी नहीं कर सकता। उसके लिए उसके वो लिमिटेड राइट की बात हो रही है, वो उनकी स्पेशल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएगी। तो ये था आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का एक टॉपिक छोटा सा, जिसके अंदर हमने आज पढ़ लिए सिर्फ एसेंशियल एलिमेंट्स, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो सारी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन 2 स्टार्ट कर लेंगे, और जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और एग्रीमेंट टू सेल है उसका डिफरेंस हम लोग अगली नेक्स्ट जितने भी वीडियोस आएंगी उनके अंदर हम लोग पढ़ लेंगे। तो आज के लिए इतना ही सिर्फ, तो देखते रहिए हमारे चैनल को,
रेगुलरली देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको आप प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली जितनी वीडियोस रहेंगी नेक्स्ट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली, क्योंकि सेक्शन 2 जो है उसको हम लोग पढ़ लेंगे। 2 की डेफिनेटली जो आपकी पार्ट है, जो आपका डेफिनेशन की पार्ट की बात करेगा, वो एक मूवी का ट्रेलर की तरह होता है कि जहाँ पे आपने मूवी देखनी उससे पहले आपको जो कैरेक्टर है उसका तो आपको पता होना चाहिए ना, जो कैरेक्टर है वो सेक्शन आपका 2 बात करेगा। तो उसके लिए आप बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगेन। और इस टॉपिक के अंदर या फिर पीछे की किसी भी टॉपिक के अंदर अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता दीजिए कि हाँ कहाँ पे डाउट आ रहा है, कहाँ पे कोई दिक्कत आ रही है, तो वो बता दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो उसको लाइक शेयर कमेंट करके मेरे को बताओ कम से कम कि आप सही डायरेक्शन में वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। उसके लिए एक एनकरेजमेंट मिलता है अगर आप बताओगे कि हाँ सही डायरेक्शन में आप वीडियो बना रहे हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।